हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आऊँ आपके लिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय व मृदा निर्माण। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे लिए पानी और वायु इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए मृदा। अब आप लोग सोचोगे यार, मिट्टी जो है हमारे पास में वो इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हुई। जैसे दोस्तों, पानी जो है हमारे पीने के काम आता है, और जो हमारे पास में जो वायु है वो श्वसन के रूप में काम आती है, यानी इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। लेकिन मिट्टी का क्या है हमारे रोल, यानी मिट्टी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। मिट्टी को खाकर ना तो हमारा शरीर की वृद्धि होती है, तो फिर मिट्टी कैसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो चीज़ हम खाते हैं, जो अनाज हम खाते हैं, चाहे जो फल है जो हम खाते हैं, वो किससे प्राप्त होता है, हमें मिट्टी से प्राप्त होता है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, उस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मिट्टी के बारे में कि मिट्टी क्या होती है, कौन कौन सी, किस प्रकार से इसके क्या क्या अवयव होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की। जो मृदा है, मृदा या इसको हम बोलते हैं सोइल। हमारे पास में मृदा जो है लैटिन भाषा के एक वर्ड है जिसका नाम है सोलम। उस सोलम से मिलकर बना है। इस सोलम का देखो अर्थ क्या है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है दोस्तों सोलम। इस सोलम का अर्थ होता है हमारे पास में फर्श या फ्लोर। इसको बोलते हैं फर्श या फ्लोर। तो लैटिन भाषा का एक वर्ड है सोलम जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। तो इससे उत्पत्ति हुई है किसकी, जो मृदा शब्द की। ठीक है, तो अगर हम मिट्टी की बात करें कि मृदा है क्या, तो धरातल के ऊपर या जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है हमारे पास में, वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। मृदा जो है एक प्राकृतिक त्रिविमीय पिंड होता है दोस्तों। प्राकृतिक त्रिविमीय पिंड का क्या मतलब है, प्राकृतिक त्रिविमीय पिंड का मतलब है कि मृदा के अंदर क्या होगा, इसकी लंबाई होगी, इसकी चौड़ाई होगी, और ऊंचाई है जिसको हम कह सकते हैं गहराई, गहराई या जिसको बोल सकते हैं ऊंचाई, ये रहती है इसके अंदर। तो इस प्रकार से मिट्टी क्या है हमारे पास में, त्रिविमीय क्या है, प्राकृतिक पिंड है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो मिट्टी की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जोफे और मार्बट की। जोफे और मार्बट के अनुसार देखो मिट्टी की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं जोफे और मार्बट के अनुसार। जोफे और मार्बट, जोफे और मार्बट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मिट्टी क्या एक प्राकृतिक पिंड है जो कि प्राकृतिक बलों यानी प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। ये किसका मानना था, ये मानना था हमारे पास में जोफे और मार्बट का। कि जोफे और मार्बट का कहना है कि मिट्टी क्या एक प्राकृतिक पिंड है जो कि प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से क्या हुई है, विकसित हुई है, निर्मित हुई है। ठीक है, दूसरे का डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन जो है वो बकमैन और ब्रेडी जो वैज्ञानिक है उन्होंने दी है। तो देखो बकमैन और ब्रेडी के अनुसार जो हमारे पास में मिट्टी है वो क्या होती है। इन्होंने कहा कि जो मृदा है एक प्राकृतिक पिंड है जो कि विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण, जो विभिन्न पदार्थों का जो परिवर्तनशील मिश्रण होता है, उस परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में क्या हुई है, विकसित हुई है। तो ये किसका मानना था हमारे पास में, ये मानना था बकमैन और ब्रेडी के अनुसार मिट्टी की क्या है, डेफिनेशन है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मृदा के कार्य की। अब देखो यहाँ पे एक चीज आई है हमारे पास में कि इसमें जो हमारे पास में चीज आई है मृदा परिच्छेदिका। भाई जो हमारे पास में बकमैन और ब्रेडी था वो इनके अनुसार जो डेफिनेशन थी वो ये कहती है कि जो मृदा क्या है एक प्राकृतिक पिंड है जो कि जो मृदा क्या एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित व अपक्षयित कार्बनिक पदार्थों, विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों और वह कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के जो हमारे पास में परिवर्तनशील जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में क्या हुई है, विकसित हुई है। ये किसका कहना था, बकमैन और ब्रेडी का। अब इसमें एक वर्ड आया जिसका नाम है परिच्छेदिका। अब देखो परिच्छेदिका क्या होती है। परिच्छेदिका का सीधा सा मतलब होता है हमारे पास में परतें, या जिसको हम बोलते हैं सहस्तर। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे परतें व सहस्तर क्या होते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर कई प्रकार की क्या होती है, परतें पाई जाती है। जैसे मिट्टी के अंदर जब आप ऊर्ध्वाधर काट लगाते हो तो उसमें क्या होती है, कई प्रकार की जो परतें होती है वो समांतर क्रम में दिखाई देती है। इन्हीं परतों को हम क्या बोलते हैं, परिच्छेदिका या क्या बोलते हैं, मृदा सहस्तर कहते हैं। बात करते हैं मृदा की विशेषता। नेक्स्ट हमारे पास में मृदा की विशेषता। मृदा की विशेषता, अब मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं।
अब देखो मिट्टी की हमारे पास में क्या क्या विशेषता है। तो मिट्टी जो है हमारे पास में वो क्या है, मिट्टी के अंदर क्या होती है, कई प्रकार की परतें होती है। यानी मिट्टी जो होती है कई प्रकार की, इसमें क्या होती है, लेयर्स पाई जाती है, सहस्त्र पाए जाते हैं। यानी मिट्टी में कई प्रकार की परतें पाई जाती है। इन परतों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि परतें कौन कौन सी। वैसे अगर मैं बात करूं कि मिट्टी के अंदर कौन कौन सी परतें होती है, देखो इसको हम सहस्त्र या परतें बोल सकते हैं। ओ होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, आर, ये सारे सहस्त्र होते हैं। मिट्टी के अंदर कई प्रकार की परतें पाई जाती है। ठीक है, दूसरे अगर मैं बात करूं, दूसरा है हमारे पास में कि जो मिट्टी जो होती है हमारे पास में वो डिपेंड करती है जलवायु और जो पैतृक पदार्थ होते हैं उनके ऊपर। यानी अलग अलग अगर हमारे पास में किसी क्षेत्र की जो जलवायु होगी अगर वो अलग है, ठीक है, और अगर जो जिस पैतृक पदार्थ से जो हमारे पास में मिट्टी निर्मित हुई है, अब क्या होगे पैतृक पदार्थ क्या, क्योंकि मिट्टी का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, चट्टानों से होता है। जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो चट्टानों के टूटने से क्या बनती है, मिट्टी की प्राप्ति होती है, यानी मिट्टी या मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो मिट्टी होगी हमारे पास में उसके जो रासायनिक गुण हो या जो हमारे पास में जैविक गुण होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करेंगे उस क्षेत्र की जलवायु, यानी जो जिस क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी है उसकी जलवायु, और जो हमारे पास में जिस चीज से वो निर्मित हुई है, यानी जिसको हम कहते हैं पैतृक पदार्थों से, जिस पैतृक पदार्थ से वो निर्मित हुई है वो हमारे पास में क्या होंगे, उसी के कारण मिट्टी के अंदर क्या होंगे, जैविक और रासायनिक जो अंतर होगा वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में मिट्टी की विशेषताएं। आगे चलते हैं मिट्टी के कार्यों के ऊपर कि मिट्टी क्या काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास में मिट्टी के कार्य। मिट्टी के कार्य या मृदा के कार्य कह सकते हो आप, मृदा के कार्य। ठीक है, अब ये क्या क्या काम आती है भाई, मिट्टी जो होती है या मृदा हो उसके क्या क्या कार्य है। तो देखो मिट्टी जो होती है हमारे पास में ये क्या करती है, जो गैसें होती है, ऊर्जा होती है और पानी जो होता है इनका क्या करती है, पुनः चक्रण करती है। अगर हम बात करें कि मिट्टी के कार्य की, तो जो ऊर्जा है, जो हमारे पास में पानी या जल है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं जो हमारे पास में कई प्रकार की जो गैसें हैं, ठीक है, इनका क्या करती है, पुनः चक्रण करती है। पुनः चक्रण क्या होता है, यानी जो जैसे अगर हम बात करूं मैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है वो क्या होती है, स्थिरीकरण के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज होकर वो मिट्टी के अंदर जाती है, फिर वहां से वापस वो नाइट्रोजन जो होती है हमारे पास में वो वहां कहाँ पहुंच जाएगी, हमारे पास में वायुमंडल के अंदर। तो इस तरह से क्या होता है, उसमें जो हमारे पास में नाइट्रोजन होती है उसका पुनः चक्रण होता है इस तरीके से। ठीक है, तो गैसों का पुनः मतलब गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी गैसों का क्या हो रहा है, पुनः चक्रण हो रहा है। हमारे पास में ऊर्जा है उसका क्या हो रहा है, देखो जैसे सूर्य से जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, ताप जो सूर्य से मिलता है उस ताप को क्या करती है मिट्टी, क्या अवशोषित करती है। ठीक है, तो इस तरीके का जो काम है वो हमारे पास में किसके द्वारा होता है, मिट्टी के द्वारा। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा जो काम क्या करती है मिट्टी, देखो दूसरा ये है कि ये पौधों के लिए क्या करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। यानी पौधे जो होते हैं, पादप होते हैं, पादपों के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। अब ये यांत्रिक आधार क्या है, यांत्रिक आधार का मतलब ये है कि जैसे पौधों के की वृद्धि और विकास के लिए जो चीजें होती है, जैसे पोषक तत्व होता है, पानी होता है, ठीक है, इन चीजों का क्या करती है, ये चीजें जो होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, मृदा के द्वारा प्राप्त होता है। जो भी पौधे होते हैं वो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और देखो और क्या काम है इसके, जो कृषि कार्य होता है हमारे पास में, कृषि के लिए उपयोगी जितनी भी फसलें हम उगाते हैं, जितनी भी फसलें, चाहे वो अनाज वाली फसलें हो, ठीक है, चाहे फल फ्रूट्स वगैरह जो हो, ये जितने भी होंगे हमारे पास में वो कहाँ से कहाँ पे पैदा होते हैं, मिट्टी के अंदर पैदा होते हैं वहां पे। ठीक है, यानी यहाँ जो मिट्टी के अंदर ये जो कृषि कार्य जो होता है हमारे पास में, उस कृषि कार्य के लिए भी क्या होती है, ये उपयोगी होती है मिट्टी जो होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, ये तो है हमारे पास में मृदा के कार्य। आगे देखो हमारे पास में नेक्स्ट है मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन,
अब ये क्या चीज है, देखो मृदा का जो अध्ययन होता है वो दो रूपों में किया जाता है। पहला है हमारे पास में पेडालॉजी, और दूसरा जो है हमारे पास में उसको हम बोलते हैं मृदा शास्त्र, इडेफोलॉजी जिसको हम बोलते हैं मृदा शास्त्र। इडेफोलॉजी, ठीक है। तो मृदा का जो अध्ययन होता है वो दो रूपों में किया जाता है। मिट्टी का जो अध्ययन होगा वो दो रूपों में किया जाता है, एक होता है पेडालॉजी और दूसरा होता है हमारे पास में मृदा शास्त्र। अब ये पेडालॉजी क्या है, मृदा शास्त्र क्या है? देखो पेडालॉजी जो है हमारे पास में, इसमें आपको तीन वर्ड याद रखने, एक है जन्म, एक है निर्माण और एक है वितरण। ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखने किसमें, पेडालॉजी के अंदर। यानी हमारे पास में विज्ञान की वह शाखा होगी जिसके अंदर, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का जन्म, उसका वितरण और उसका निर्माण जो होता है हमारे पास में, उसका अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पेडालॉजी, ठीक है। तो जन्म, निर्माण और वितरण, ये तीन चीजें हैं हमारे पास में किसमें आती है, पेडालॉजी में आती है। बात करते हैं मृदा शास्त्र की या इडेफोलॉजी के अंदर। तो देखो इसमें क्या किया जाता है कि जो मृदा शास्त्र होता है उस मृदा शास्त्र के अंदर जो मिट्टी का जो अध्ययन होता है या मृदा का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, पादप समुदाय के अंतर्गत किया जाता है। पादप समुदाय यानी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मृदा का जो अध्ययन होता है वो पादप समुदाय के अंतर्गत किया जाता है, तो वो क्या लाती है हमारे पास में, मृदा शास्त्र। तो इस तरह से मृदा का जो अध्ययन होता है वो दो रूपों में किया जाता है, एक मृदा शास्त्र होता है, दूसरा जो हमारे पास में पेडालॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मृदा अवयव। अब देखो अगर मृदा अवयव की बात करें तो जो हमारे पास में मृदा है उसको मुख्य रूप से हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारे पास में ठोस और एक है हमारे पास में रंध्रावकाश। दूसरा जो है हमारे पास में वो है रंध्रावकाश। अब ये क्या चीज है, देखो ठोस होता है हमारे पास 50% हिस्सा तो ठोस का होता है और 50% हिस्सा ही जो होता है वो किसका होता है, रंध्रावकाश का होता है, ठीक है। ठोस के जो होते हैं इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है हमारे पास में खनिज पदार्थ और दूसरा जो आता है हमारे पास में वो है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। अब इस 50% हिस्से में से 45% हिस्सा तो किसका होता है, खनिज पदार्थों का होता है, ठीक है। और जो हमारे पास में बचा 5% हिस्सा होता है वो किसका होता है, कार्बनिक पदार्थों का होता है, ठीक है। वैसे रंध्रावकाश के अंदर भी क्या आता है, एक तो आता है हमारे पास में, एक आता है मृदा जल और एक आता है हमारे पास में मृदा वायु, यानी जल और जो वायु होता है वो आता है। तो 50% में से 25% हिस्सा तो मृदा जल का होता है और 25% हिस्सा ही किसका होता है, मृदा वायु का होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मृदा के अवयव की तो मुख्य रूप से इसके चार अवयव है। कौन कौन से, एक तो खनिज पदार्थ, अगर चार जो, ठीक है, एक तो खनिज पदार्थ, एक कार्बनिक पदार्थ, एक मृदा जल और एक मृदा वायु। तो ये चार हिस्से हैं किसके, मृदा अवयव के, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि खनिज पदार्थ क्या होते हैं, किस प्रकार से मिट्टी के अंदर रहते हैं, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, मृदा जल मृदा वायु क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज पदार्थों की। तो फर्स्ट है हमारे पास में खनिज पदार्थ। या जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, खनिज पदार्थ क्या होते हैं। खनिज पदार्थ का मतलब है ये मिट्टी के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कि मिट्टी जो है वो कौन से पैतृक पदार्थों से मिलकर बनी है, ठीक है। या उसी के ऊपर जो खनिज पदार्थ होंगे उनका आकार और संगठन होगा वो मिट्टी के अंदर जो, यानी मिट्टी जिस पैतृक पदार्थ से मिलकर बनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो पैतृक पदार्थ मैंने बताया था, पैतृक पदार्थ का मतलब है चट्टाने, क्योंकि चट्टाने अलग अलग, इसी चैप्टर में बताऊंगा, चट्टाने जो होती है हमारे पास में अलग अलग होती है। अवसादी चट्टान होती है, ठीक है, आग्नेय चट्टान होती है, तो उसमें अलग अलग खनिजों की मात्रा भी अलग अलग होगी, अलग अलग खनिज मिलते हैं, ठीक है। तो
जो भी हमारे पास में मिट्टी के अंदर जो भी खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, उनका जो भी आकार होगा, जो भी संगठन होगा खनिज पदार्थों का, वो डिपेंड करेगा किनके ऊपर, कि जो मिट्टी है उसके पैतृक पदार्थों के ऊपर। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास में खनिज पदार्थ होते हैं वो किस रूप में रहते हैं, तो मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, ये खनिज पदार्थ जो होते हैं वो कई प्रकार के कणों के रूप में, विभिन्न आकार के कणों के रूप में होते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, जैसे मिट्टी के अंदर है, जैसे कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर है, ठीक है, बालू है, सिलिका है, ये सॉरी बालू है या मृतिका, मृतिका है। तो इसमें इन सभी के अंदर क्या होते हैं, ये खनिज पदार्थ होते हैं, इनमें पाए जाते हैं वो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं खनिज पदार्थों की, तो खनिज पदार्थों में जो 90% हिस्सा होता है, यानी 90% जो होता है हमारे पास में क्या होता है, खनिज पदार्थों में 90% क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, और लोहा, ठीक है, ऑक्सीजन, ये चीजें पाई जाती है। यानी 90% जो हिस्सा होता है हमारे पास में वो इनका होता है। ठीक है, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके अंदर, तो ये हमारे पास में खनिज पदार्थ होते हैं। और मृदा के अंदर मैंने बता दिया जो खनिज पदार्थों की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 45% होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कार्बनिक पदार्थ। दूसरा है हमारे पास में कार्बनिक पदार्थ। अब ये क्या चीज है, कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो देखो कार्बनिक पदार्थ से क्या मतलब है, कार्बनिक पदार्थ होता क्या है, कार्बनिक पदार्थ जो होता है कि जो हमारे पास में जंतु या जो पादपों के जो अवशेष होते हैं, उन अवशेष जब सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है, उससे हमारे पास में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जंतु या जो पादपों के अवशेष होते हैं उनके सड़ने से जो पदार्थ बनता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। और मिट्टी के अंदर इसका हिस्सा जो होता है अवयवों में 5%, वैसे 3 से 5% होता है ये। ठीक है, तो ये 5% जो हिस्सा होता है हमारे पास में किसका होता है, कार्बनिक पदार्थों का होता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम तीसरे पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है मृदा जल। तो मृदा जल मैंने बताया था जो 25% जो हिस्सा होता है हमारे पास में वो किसका होता है, मृदा जल का होता है। और मृदा जल का काम क्या होता है, पादपों के लिए पोषण का काम करता है। पादपों के लिए पोषण का काम कौन करता है, मृदा जल, यानी जो पोषण होता है, जल से जो पोषण मिलता है पादपों को, ठीक है, वो मृदा के जल से जो पोषण मिलता है तो वो पादपों को मिल देगा। ठीक है, और वो जो हमारे पास में मृदा जल का हिस्सा होगा वो 25% होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में मृदा वायु। चौथा है हमारे पास में मृदा वायु। तो मृदा वायु जो है हमारे पास में, अब मिट्टी के मृदा वायु का मतलब क्या है कि मिट्टी के अंदर जो वायु है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मृदा जो वायु होगी हमारे पास में, उस मृदा वायु का हिस्सा अगर हम बोले तो ये कितना होता है, ये भी 25% हिस्सा होता है हमारे पास में। अब इस मृदा वायु में क्या होता है कि जो एक तो वायुमंडल के अंदर, एक वायुमंडल में और एक मृदा के अंदर, अगर मैं CO2 की बात करूं तो वायुमंडल में पता है कि 0.03% क्या होती है, CO2 होती है। ये CO2 की मात्रा है किसमें, वायुमंडल के अंदर। ठीक है, जबकि मृदा के अंदर जो CO2 की मात्रा होती है वो 0.3% होती है। ठीक है, ये मृदा में होती है CO2 की मात्रा। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0.3% जो होती है वो मृदा में होती है, और जो 0.03% होती है वो किसके अंदर होती है, वो वायुमंडल में होती है। ठीक है, तो मृदा वायु का इससे भी हमारे पास पौधों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन वगैरह जो प्राप्त होती है इसी वायु से वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करते हैं पृष्ठ मृदा, पृष्ठ मृदा की, पृष्ठ मृदा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस, सरफेस सोइल। अब ये क्या चीज है दोस्तों, पृष्ठ मृदा क्या होती है, पृष्ठ मृदा का मतलब ये है कि एक जो मृदा होगी हमारे पास, उस मृदा की जो ऊपरी सतह होती है जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है, उस पृष्ठ को या उस सतह को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ मृदा कहते हैं। यानी मृदा की वह ऊपरी सतह जिस पर कृषि कार्य किया जाता है उसको हम बोलते हैं पृष्ठ मृदा। और अगर हम बात करें इसकी कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, तो 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है ये। तो 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक जो हिस्सा होता है हमारे पास में वो पृष्ठ मृदा का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ मृदा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अवमृदा की, अवमृदा जिसको हम बोलते हैं सबसोइल,
अब ये क्या है, तो देखो 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक तो हमारे पास में क्या थी, पृष्ठ मृदा है। तो 15 सेंटीमीटर की जो बात की जो होगी हमारे पास में, ठीक है, और जो यानी कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर से जो हमारे पास में 15 सेंटीमीटर के बाद से लेकर जो हमारे पास में कार्बनिक पदार्थों तक की जो सतह होती है हमारे पास में, वो क्या कहलाती है, अवमृदा कहलाती है। ठीक है, वैसे ये जो पृष्ठ मृदा होती है वो उपजाऊ होती है, जबकि ये जो होती है वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है, कम उपजाऊ होती है इसकी तुलना में। ठीक है, तो वो जो हमारे पास में कहलाती है वो अवमृदा कहलाती है। ठीक है, तो इस एक तो थी हमारे पास में पृष्ठ मृदा और एक थी हमारे पास में अवमृदा। अब इसमें हम दोनों में डिफरेंस भी देखते हैं कि पृष्ठ मृदा तो किस प्रकार से रहती है, अवमृदा जो होती है वो किस प्रकार से रहती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट है पृष्ठ मृदा और अवमृदा में डिफरेंस। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है, एक तरफ तो हमारे पास में पृष्ठ मृदा और एक तरफ हमारे पास में अवमृदा। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, तो देखो पृष्ठ मृदा जो होती है हमारे पास में, मैंने कहा कि 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक जो मृदा की ऊपरी सतह होती है 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये क्या होती है हमारे पास में, जब आप इस पे कृषि कार्य करोगे 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर, जैसे मान लो कि ट्रैक्टर से हम क्या करते हैं, उस पर जुताई कार्य करते हैं, तो उससे क्या होगा हमारे पास में, ये पूर्ण रूप से अपक्षित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो सतह जो होगी इसकी वो पूर्ण रूप से टूट जाएगी। तो ये क्या होती है, पृष्ठ मृदा पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। अपक्षयित का मतलब है टूटना, और ये 15 सेंटीमीटर के बाद होती है, तो इसका कुछ हिस्सा ही टूटता है जब इस पे कृषि कार्य जुताई की जाती है तब। तो ये आंशिक रूप से अपक्षयित होती है। ये कैसी होगी, आंशिक रूप से अपक्षयित। अपक्षयित बताया मैंने, टूटना या विघटित होना। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा, अगर मैं कलर की बात करूं कि पृष्ठ मृदा को हम कैसे पहचाने कि पृष्ठ मृदा कैसे कलर की होती है, तो पृष्ठ मृदा का जो कलर होता है हमारे पास में वो गहरे भूरे रंग की होती है। तो इसका जो रंग होता है यह गहरे भूरे रंग की होती है। भूरे रंग की होती है। ठीक है, जबकि जो अवमृदा होती है हमारे पास में वो हल्के पीले रंग की होती है। हल्के पीले रंग की, ये कैसे होगी, हल्के पीले रंग की होती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह उपजाऊ होती है क्योंकि इस पे कृषि कार्य किया जाता है, और यह जो होती है ये भी उपजाऊ होती है लेकिन इसकी तुलना में कम होती है, कम उपजाऊ होती है। यह कम उपजाऊ होती है। ठीक है, आगे के पॉइंट की बात करें तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें क्या होंगे, कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, आगे आगे देखो हमारे पास में इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में वायु संचार जो होता है वो अच्छा होता है। किसके अंदर, जो पृष्ठ मृदा होती है, क्योंकि ऊपरी सतह होगी हमारे पास में ये, तो वायुमंडल से जो गैसों का आदान प्रदान होगा अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें जो वायु संचार होता है, इसमें मृदा वातन भी बोल सकते हो या वायु संचार कह सकते हो आप। इसमें वायु संचार जो होता है अच्छा होता है, और इसमें क्या होता है, वायु संचार अच्छा नहीं होता क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर के बाद की परत है। इसमें वायु संचार अच्छा नहीं होता। ठीक है, और देखो और भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर, कह सकते, और देखो और कौन से पॉइंट हो सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठ मृदा जो होती है हमारे पास में, उसमें क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हमारे पास में सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी संख्या और क्रियाशीलता जो होती है वो अधिक होती है। जबकि जो हमारे पास में अवमृदा होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो भी हमारे पास में सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या और उनकी जो क्रियाशीलता यानी कार्य करने की जो दर है हमारे पास में वो कम होती है। किसके अंदर, अवमृदा के अंदर। ठीक, तो ये क्या थे हमारे पास में पृष्ठ मृदा और अवमृदा के अंदर डिफरेंस। आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में मृदा परिच्छेदिका।
अब ये क्या होता है, या इसको हम बोलते हैं मृदा प्रोफाइल भी बोल सकते हो, मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। अब ये क्या होती है, देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब मृदा के अंदर या मृदा के अंदर जब ऊर्ध्वाधर काट लगाया जाता है, तो ऊर्ध्वाधर काट लगाने पे क्या होता है, समांतर क्रम में कई परतें दिखाई देती है। ठीक है, जब मृदा के अंदर जब हम ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं, तो ऊर्ध्वाधर काट लगाने पे क्या होता है, हमारे पास में समांतर क्रम में कई परतें दिखाई देती है। इन परतों को तो हम बोलते हैं सहस्तर। ठीक है, ये परतें जो होती है हमारे पास में, परतें बोल दो या सहस्त्र कहलाते हैं। ठीक है, और इन सहस्त्र, ये जो सहस्त्र होते हैं हमारे पास में, कई प्रकार के सहस्त्र होते हैं, इन सभी सहस्त्रों को हम क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन की अगर मैं इसकी बात करूं, कि जब मृदा के अंदर हम काट लगाते हैं, ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं, तो ऊपरी धरातल से लेकर मूल पदार्थों तक विभिन्न समांतर क्रम में हमें क्या दिखाई देते हैं, विभिन्न सहस्त्र या परतें दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब ये कौन कौन सी हमारे पास में सहस्त्र होते हैं, देखो मृदा के अंदर जो सहस्त्र होते हैं हमारे पास में, ओ होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, आर होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सहस्त्र होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं परतें। ठीक है, और इन सभी सहस्त्रों को मिला के ही हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास में क्या कहलाते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहलाएंगे। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ओ सहस्त्र क्या है, ए सहस्त्र क्या है, ठीक है, बी सहस्त्र क्या है, सी क्या है, आर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओ सहस्त्र की, कि ओ सहस्त्र हमारे पास में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओ सहस्त्र। ठीक है, अब देखो ओ सहस्त्र हमारे पास में क्या है, ओ सहस्त्र जो है हमारे पास में, उसको हम दो उप सहस्त्र होते हैं उसके अंदर डिवाइड करते हैं। यानी जो ओ सहस्त्र होता है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो होता है O1 और एक है O2, यानी दो उप सहस्त्रों में बटा हुआ है। अब O1 उप सहस्त्र क्या होता है, O2 उप सहस्त्र क्या होता है। O1 जो उप सहस्त्र होता है हमारे पास में, इसमें बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं। किसके अंदर होते हैं, इस O1 जो हमारे पास में उप सहस्त्र होता है उसमें, इसमें क्या होता है, बिना सड़े गले पदार्थ। ठीक है, जबकि O2 जो उपसहस्त्र होता है, यानी इनको तो हम क्या कर सकते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। किसमें, O1 जो सहस्त्र होता है उसकी बात कर रहा हूं। जबकि O2 जो हमारे पास में उपसहस्त्र जो होता है, इस O2 उपसहस्त्र में क्या होते हैं हमारे पास में, इसमें जो हमारे पास में सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, इसमें बिना सड़े गले होते हैं, इसमें पूर्ण रूप से विकटित या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, जंतु या जो पादपों के अवशेष होते हैं, वो होते हैं किसके अंदर, O2 उपसहस्त्र के अंदर। ठीक है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में O जो सहस्त्र होता है उसके दो पार्ट होते हैं, O1 और O2। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारे पास में सहस्त्र है वो है ए सहस्त्र। ठीक है, ये तो था हमारे पास में ओ सहस्त्र। दूसरा जो है हमारे पास में ए सहस्त्र। अब ये क्या होता है, ए सहस्त्र। अब ए जो सहस्त्र होता है, इसके भी तीन हिस्से होते हैं दोस्तों, A1, A2 और A3। सबसे पहले ए सहस्त्र की बात करते हैं। ए सहस्त्र जो होता है हमारे पास में, वो खनिज सहस्त्र होता है। ठीक है, जिसमें खनिज होता है। ठीक है, ये जो ए सहस्त्र होता है हमारे पास में, खनिज सहस्त्र होता है। अब इस ए सहस्त्र के तीन उप सहस्त्र होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं A1, A2 और A3। पहले A1 सहस्त्र की, तो A1 सहस्त्र जो होता है हमारे पास में, इस A1 सहस्त्र में क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ, यानी इसमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ और जो खनिज पदार्थ होते हैं, इन दोनों का मिश्रण होता है। किसके अंदर, A1 जो उपसहस्त्र होता है हमारे पास, इसमें कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों का क्या होता है, इसके अंदर मिश्रण होता है, जिसको हम A1 सहस्त्र कहते हैं। ठीक है, और इस मिश्रण के कारण ही इसका जो रंग होता है, कार्बनिक पदार्थों के कारण इसका जो रंग होता है वो गहरा होता है, गहरे रंग का होता है ये। ठीक है, इस वजह से ठीक है, गहरे रंग का होगा, और इसको हम A1 सहस्त्र कहते हैं, A1 उपसहस्त्र कहते हैं इसको। ठीक है, बात करते हैं A2 उपसहस्त्र की। तो देखो A2 उपसहस्त्र में क्या होता है, ये जो A2 उपसहस्त्र होता है, इसमें क्या होता है कि जो जैसे मृतिका है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, लोहा होता है, वो क्या होता है, निक्षालन होकर, यहाँ से निक्षालित होकर जो अगले सहस्त्र होते हैं वहां पे चले जाता है। ठीक है, किसमें, A2 सहस्त्र से। और जो A3 सहस्त्र जो होता है हमारे पास में, यानी A2 की हमने बात की, इसमें जैसे लोहा, मृतिका, ठीक है, और जो हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनका क्या हो जाता है, निक्षालन हो जाता है यहाँ से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये निक्षालित होकर
मृदा के जो अन्य सहस्त्र होते हैं वहां पे चले जाते हैं। निक्षालन का मतलब होता है हमारे पास में कि एक सहस्त्र से दूसरे सहस्त्रों में चले जाना, यानी जैसे मान लो कि ऊपरी परत में कोई हमारे पास में पदार्थ है, वो क्या होता है इस ऊपरी परत से निक्षालित होकर कहाँ चले जाए, अलग परतों में या दूसरी परतों में चले जाए, तो ये निक्षालन होता है हमारे पास। तो ये जो A2 सहस्त्र होता है उसमें लोहा, मृतिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उनका निक्षालन हो जाता है और जिससे वो अगली जो सहस्त्र होते हैं उसमें चले जाते हैं। A3 सहस्त्र की बात करें तो ये क्या होता है हमारे पास में, एक परिवर्तनशील सहस्त्र होता है। ये परिवर्तनशील सहस्त्र का मतलब है हमारे पास में कि इसके अंदर जो भी गुण होंगे वो A सहस्त्रों के ही रहते हैं हमारे पास, यानी मुख्य रूप से जो इसमें गुण होते हैं वो एक जो टोटल जो A सहस्त्र होगा हमारे पास में उसी के गुण होंगे। एक तरह से एक परिवर्तनशील सहस्त्र होता है ये, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में A सहस्त्र। आगे हम बात करते हैं B सहस्त्र की। अब ये क्या है, थर्ड जो है हमारे पास में वो है B सहस्त्र। अब देखो B सहस्त्र जो होता है उसको भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, यानी तीन इसके उप सहस्त्र होते हैं। एक होता है B1, एक होता है B2 और एक होता है हमारे पास में B3, ठीक है। B1, B2 और B3। सबसे पहले हम बात करते हैं B1 सहस्त्र की। तो जो B1 सहस्त्र होता है हमारे पास में वो एक परिवर्तनशील सहस्त्र होता है, परिवर्तनशील सहस्त्र होता है, और जिसमें मुख्य रूप से B सहस्त्र के क्या होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है। बात करें B2 सहस्त्र की, तो B2 सहस्त्र में क्या होता है कि जो लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जो हमारे पास में मृतिका है वो क्या होते हैं, निक्षालित होकर यहाँ पे B2 सहस्त्र में क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। यानी लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो हमारे पास में लोहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मृतिका है वो क्या होते हैं, निक्षालित होकर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। किसके अंदर, B2 सहस्त्र के अंदर, ठीक है। बात करें B3 सहस्त्र की, तो B3 जो सहस्त्र होता है हमारे पास में, ये जो B और जो C सहस्त्र होता है इन दोनों के बीच की एक परत होती है, एक आंतरिक परत होती है जिसको हम बोलते हैं B3 सहस्त्र, ठीक है। तो ये था हमारे पास में B सहस्त्र। आगे हम बात करते हैं, देखो और कौन से सहस्त्र होते हैं। एक होता है हमारे पास में C सहस्त्र। तो देखो C सहस्त्र जो होता है हमारे जो होता है उसमें क्या होता है, जो कम अपघटित पदार्थ होते हैं वो होते हैं किसके अंदर, C सहस्त्र के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में R सहस्त्र। R सहस्त्र क्या होता है, R सहस्त्र जो होता है इसको हम बोलते हैं कठोर चट्टान, यानी क्या होती है R सहस्त्र, एक कठोर चट्टान होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में क्या, मृदा जो सहस्त्र थे उसके जो कौन मृदा परिच्छेदिका या जिसको हम जो हम मृदा प्रोफाइल होती है हमारे पास में, और उसमें कौन कौन से सहस्त्र होते हैं ये सारी चीजें थी हमारे पास, ठीक है। तो हमने A सहस्त्र, O सहस्त्र, B सहस्त्र, C, R, ये जितने भी जो सहस्त्र थे वो पढ़ लिया हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो तो हमारे पास में पार्ट था, इस पार्ट के अंदर मैंने आपको मृदा क्या होती है उसकी डेफिनेशन, उसके कार्य, उसकी विशेषता, उसके अवयव, ठीक है, और मृदा परिच्छेदिका इसके बारे में हमने पढ़ा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे जो चट्टाने वगैरह जो इसका शेष पार्ट है हमारे पास में वो पढ़ेंगे, ठीक है।